गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर का अंतिम एक्सरसाइज 4.6 पर चर्चा करेंगे, उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग 4.5 पे कंप्लीट कर चुके थे। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग डिटर्मिनेंट का पार्ट नंबर 20। बच्चों, हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्यूशन पहले 4 मेथड से हम लोग कर चुके हैं, जिसमें से पहला है, मान लीजिए हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्यूशन कर चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 4 मेथड हम लोग पहले बना चुके हैं। अब हम लोग 5वां मेथड सीखेंगे, मैट्रिक्स मेथड या डिटर्मिनेशन मेथड इसको कहेंगे। तो मैट्रिक्स मेथड से हम लोग अब सॉल्यूशन सीखेंगे। पहले आप लोग ग्राफिकल मेथड में क्या जानते थे? ग्राफिकल मेथड में पहला देखिए, हम लोग ग्राफिकल मेथड से जो सीखे थे तो उसमें हम लोग उसमें क्या था, इंटरसेक्टिंग करते थे, और दूसरा होता था पैरेलल टाइप का ग्राफ आता था, और एक ओवरलैपिंग होता था। तो इंटरसेक्टिंग में हमारा सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता था, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे पहले कि A1/A2 इज B1/B2 करके करे थे सॉल्यूशन। तो इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। पैरेलल इसमें क्या होता है कि इंटरसेक्टिंग में सिर्फ हमारा एक और केवल एक ही सॉल्यूशन मिलता है। तो वन सॉल्यूशन इसमें हमको मिलता है, ठीक है, वन सॉल्यूशन। इसलिए इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहते थे, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता था कि हमारा नो सॉल्यूशन मिलता था, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता था। जब ग्राफ हमारा पैरेलल हो तो उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ओवरलैपिंग में क्या होता था कि अनंत होता था, इसमें इन्फिनिट कह सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये हम लोग देख चुके हैं। तो ग्राफिकल मेथड में ये 3 चीज़ हम लोग समझे थे। मैट्रिक में इस तरह से हम लोग करते थे। तो जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, ये दोनों को ही हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। मैट्रिक्स मेथड में जब हम कहेंगे तो पहले हमको पढ़ना है, इसमें चेक करना है, टेस्ट करके बताना है कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है टेस्ट करके। इनकंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट में कौन कौन आएगा? यूनिक सॉल्यूशन, ये दोनों आएगा इसमें, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये दोनों टाइप का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग कहेंगे, जिसमें मिलेगा उसको कहेंगे कंसिस्टेंट। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा उसको हम लोग कहेंगे इनकंसिस्टेंट। क्लियर है बच्चों? तो हमको इस चैप्टर में, हालांकि ये क्वेश्चन आता नहीं है हर बार, लेकिन फिर भी आपको सीखना है, जानना है। तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को हम लोग थोड़ा इसको बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट टेस्ट करना है। तो इसके लिए हम एक फ्लो चार्ट आप लोग को दे रहे हैं। जैसे डिटर्मिनेंट ए हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ए में 2 संभावना है। एक संभावना है कि इसका जो वैल्यू है इज इक्वल टू 0 आए, और दूसरा में क्या है संभावना कि इज नॉट इक्वल टू 0 आए, ठीक है। तो जो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये इस टाइप का इक्वेशन क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। इसको हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। और इस तरह के जो कंसिस्टेंट होगा वो, इसका मतलब क्या है, इसको और हम इट हैज ओनली, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं। इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आए,
डी नॉट इक्वल टू जीरो, तब हम इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। और इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन ये देगा। क्लियर है। लेकिन यदि हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाए तब एक काम और हम लोग करेंगे। यदि जीरो आ जाए तो हम लोग एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। अब एडजॉइंट ए और बी क्या है ये हम आगे क्वेश्चन में बताएंगे। ये आप समझ लीजिए इसको कि यदि इक्वेशन आपका दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू मान लीजिए 4 है और x माइनस 2y इक्वल टू मान लीजिए 9 है, तो हम लोग इस इक्वेशन को इस तरह से मैट्रिक्स में सॉल्यूशन करने के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या हमारा 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 3 है, यहाँ क्या है -2 है। तो ये इस तरह से इसको हम लोग सजाते हैं और इसको मैट्रिक्स में सजाते हैं। ठीक है। तो मैट्रिक्स लिखेंगे और इंटू करते हैं हम x y, जो हमारा इसमें वैल्यू निकालना रहता है उसको x और y, अगर 2 इक्वेशन है तो x y के फॉर्म में मिलेगा, यदि 3 इक्वेशन होगा तो x y z होगा। ठीक है। तो x और y हम लोग इसको लिखते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पर जो रहता है वैल्यू इसको हम लोग b कहते हैं। ठीक है। इसको जब हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि इसको ये और इसको कैपिटल X इज इक्वल टू यहाँ पे b लिखते हैं। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि b क्या चीज़ है, जो बिना कोफिशिएंट वाला है, जिसमें x और y कुछ नहीं है तो उसको हम लोग कहेंगे b, और जो जिसका वैल्यू निकालना है वो वेरिएबल को लिखेंगे x y। तो इसको हम लोग x से सूचित करते हैं और पहला वाले को कोफिशिएंट x और y के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनाते हैं उसको हम लोग a कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। इसको अलग रख लीजिए। तो एडजॉइंट a, अब हम लोग यहाँ पे देखिए कि यदि हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाए तो क्या करेंगे, हम चेक करने के लिए और आगे एक स्टेप बढ़ेंगे। आगे में क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे, मतलब इसका एडजॉइंट निकालेंगे और b का वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। b हमारा ये है तो इंटू बी निकालेंगे। यदि ये वैल्यू हमारा इज नॉट इक्वल टू जीरो आता है, ये वैल्यू यदि हमारा इज नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो इसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। इसको क्या कहेंगे, या इसको लिख लीजिए, दो तरह का संभावना यहाँ पे है। यहाँ भी दो संभावना है, इज नॉट इक्वल टू जीरो और इज इक्वल टू जीरो आने का। ठीक है। तो यदि नॉट इक्वल टू जीरो आए तो इसको हम लोग कहेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। और यदि हमारा यहाँ वैल्यू जीरो आता है तो जीरो आने पे कहेंगे हम लोग इसको कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है। कंसिस्टेंट जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हमारा यूनिक सॉल्यूशन भी पॉसिबल होता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी पॉसिबल होता है। मतलब एक सॉल्यूशन भी मिल सकता है और एक से अधिक सॉल्यूशन भी हमको यहाँ पे मिल सकता है। तो ये फ्लोट चार्ट को आप लोग ध्यान में नोट कर लीजिए और इसको ध्यान में रखिएगा। तो इससे हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट हो जाएगा मैट्रिक्स का। ठीक है। जो हमको अभी एक्सरसाइज 4.6 के कुछ क्वेश्चन में इसको टेस्ट करके बताना है कि कंसिस्टेंट है हमारा सिस्टम या इनकंसिस्टेंट है। ओके। आइए बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 6। तो यहाँ पे हमको एग्जामिन करना है कंसिस्टेंसी है सिस्टम ऑफ इक्वेशन या नहीं है, या इनकंसिस्टेंसी। तो हम लोग ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि दिस कैन बी रिटेन एज क्या लिख सकते हैं हम लोग,
एक्स का कोफिशिएंट 1 और इसका 2 हो गया। दूसरे में क्या है 2 और इसमें 3 है, ठीक है, इंटू में हमारा एक्स और वाई वेरिएबल है तो एक्स और वाई लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 और 3। तो इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको इसको ए मानते हैं हम लोग, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जब हम इसको ए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि लेट, इसको क्या करेंगे ए, इसको क्या कहते हैं एक्स और इसको बी। तो इस चीज़ का ज़रूरत अभी फ़िलहाल आपको नहीं है, लेकिन आपको लिखने का तरीका के लिए हम ये समझा दिए। अभी आपको सिर्फ इसका ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ए को क्या लिखेंगे, ए डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, ए का डिटर्मिनेंट हमको ए लिखना है तो क्या है 1 2 और 2 3, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमको, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका 3 इंटू 1 3 माइनस 2 2 जा 4, अर्थात कितना हो गया -1, जो क्या है हमारा 0 के बराबर, इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब 0 के बराबर नहीं हो, तो अभी हम लोग फ्लो चार्ट में समझाए थे कि जब हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो, इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या कहेंगे कि हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है और क्या है यूनिक सॉल्यूशन, इसको ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और जब हमारा ये 0 के बराबर आता है तो हम लोग आगे का एक टेस्ट करते हैं जो एडजॉइंट ए और इंटू बी निकालते हैं, ठीक है। ये हम फ्लो चार्ट में अभी समझा है, तो आगे का जरूरत अभी नहीं है। अभी आपको यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 मिल गया, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, अब यहीं पर कंसिस्टेंट क्लियर हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड, इसको लिख सकते हैं, और एंड हैज क्या यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया आपका क्लियर कि ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन रखता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं बच्चों, है ना। ये है हमारा इक्वेशन, तो इसको हम लोग मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू क्या होगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में, चूंकि हमको इसको पहले लिखते हैं 2 1, यहाँ 2 का एक्स का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ एक्स का 1 है, तो 2 1 हो गया, और यहाँ पे एक वाई का कोफिशिएंट क्या है -1 और क्या है वाई का +1, तो ये हमारा ए मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमको चाहिए क्या, डिटर्मिनेंट ए चाहिए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं 2 - 1 1 1, क्या होगा सॉल्यूशन इसका 2 इंटू 1 2, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 1 को 1 से करेंगे तो 1, अर्थात क्या आ गया हमारा 3 आ गया। तो 3 जो है ये डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या है हमारा, इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ, 3 का मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, और जब 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज इक्वल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इस फ्लो चार्ट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको बढ़िया से ध्यान में रखिएगा, तो आपको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बताने में मददगार होगा, सुविधा होगा। तो इसलिए अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि दिस इक्वेशन, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन is consistent and has unique solution,
ये यूनिक सॉल्यूशन भी रखता है, मतलब केवल एक ही हल देगा, ये यूनिक सॉल्यूशन रखता है। ओके, तो आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इस क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि x + 3y = 5 है और 2x + 6y = 8 है। तो इसमें भी हमको वही कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करना है, एग्जामिन करना है। तो हम लोग लेट लिखते हैं, लेट a = क्या लिख देंगे, a का वैल्यू हमारा 1 2 और ये क्या है 3 6, ठीक है। a का वैल्यू हमारा ये आया। तो हमको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट = क्या लिखेंगे, इसका डिटर्मिनेंट करेंगे 1 3 2 6, इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो क्या आएगा 6 - 3 × 2 6, यानी कि हमारा क्या आ गया =0। अब देखिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा जब 0 आ जाए तो अब हम यहाँ से आगे का स्टेप पढ़ेंगे। इसलिए आपको बताया कि ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए। जब हमारा अब 0 आ चुका है तब हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए और हमको b का वैल्यू भी चाहिए। तो b का वैल्यू तो आप यहीं पे समझ सकते हैं कि b क्या है हमारा, b यही है 5 8, ये b का वैल्यू है, ठीक है। अब हमको एडजॉइंट ए निकालने के लिए, चलिए एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो सबसे पहले एडजॉइंट के लिए हमको कोफैक्टर चाहिए, ठीक है, ए का कोफैक्टर चाहिए। तो इसका कोफैक्टर ए का क्या होगा, A11, हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसका किसका, A11 का निकालेंगे, ठीक है। A11 का वैल्यू क्या आएगा, देखिए A11 का पहला रो पहला कॉलम यानी 6 आया। A11 का वैल्यू कितना आ गया 6। अब चूंकि यहाँ पे साइन का मामला है तो हम लोग i + j -1 टू द पावर क्या करते हैं, i + j होता है फॉर्मूला में। तो -1 पे i + j, i क्या है हमारा 1 है और j भी 1 है। तो 1 + 1 करेंगे अर्थात कितना हो जाएगा, -1 पे पावर 2। तो जब भी 2 पावर आ जाए तो क्या होता है हमारा, ये माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा। तो इसलिए इस कंडीशन में हमेशा जब इवन नंबर हो तो हमारा वैल्यू क्या आता है, साइन का प्लस रहता है। तो ये +6 ही रहेगा, ठीक है। और ऑड जब आए तो क्या हो जाता है, इवन होता है, क्योंकि -1 पे पावर जब भी हम ऑड देंगे, 3 दें 5 दें 7 दें पावर, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, -1 ही आएगा। और जब इवन देंगे पावर में रहेगा तो हमारा हमेशा ऑलवेज वैल्यू -1 का +1 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो A12 अब निकालिए। A12 का वैल्यू क्या होगा, पहला रो दूसरा कॉलम, वैल्यू आ गया 2, ठीक है, 2 हुआ। अब इसका साइन क्या होगा, 2 और 1 3, माने इवन ऑड नंबर हो गया। ऑड होने से क्या करते हैं, माइनस देते हैं, ठीक है। और क्या आया, A21 का वैल्यू अब हमको चाहिए, A21। तो A21 हमारा कितना होगा, दूसरा रो पहला कॉलम यानी 3 आ गया, ये 3 आ गया। 3 का साइन क्या होगा, तो 2 + 1 यानी 3, या ये भी माइनस में होगा। क्लियर है। अब A22 का वैल्यू निकाल लीजिए। A22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, वैल्यू क्या आ गया 1, तो 1 लिखेंगे। साइन क्या देंगे, 2 और 2 4, यानी इवन नंबर है। तो इवन जब रहेगा तो प्लस रहेगा, इसलिए हमारा यही कोफैक्टर इसका निकला। क्लियर है बच्चों। तो अब हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए 6, A11 का वैल्यू हो गया 6, 12 का वैल्यू कितना हो गया -2, और कितना है 21 का वैल्यू -3, और 22 का वैल्यू 1। तो एडजॉइंट ए हम लोग निकालते हैं। तो एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर का लिख दिए, और कोफैक्टर जो आता है उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं।
ट्रांसपोज का मतलब क्या करेंगे, इसको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट का तब जाके वैल्यू बनेगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका ट्रांसपोज हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, रो को कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, सब तो चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 6 -2, इधर क्या हो जाएगा -3 और 1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एडजॉइंट ए का वैल्यू। और हमको अब क्या चाहिए, एडजॉइंट ए में मल्टीप्लाई करते हैं बी से। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए इंटू मल्टीप्लाई बाई इंटू बी कर देते हैं, यहीं पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये तो रखिए, अलग कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। हम लोग एडजॉइंट ए का वैल्यू ये निकाल चुके हैं। अब एडजॉइंट में क्या करना है, बी से मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू बी लिख देते हैं और इंटू में यहाँ पर लिख देते हैं बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू हमारा क्या है, 5 और 8 है, 5, 8। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, रो इंटू कॉलम होता है। ठीक है, तो 6 को करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, और -3 को करेंगे 8 से, तो कितना आ जाएगा, माइनस में 3 × 24। ठीक है, हाँ, तो हम लोग पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए, ये मिला। ठीक है, और फिर दूसरा रो को करेंगे पहला कॉलम से, क्योंकि और कॉलम है नहीं हमारे पास। तो -2 को करेंगे 5 से, तो क्या आएगा, -10, और क्या 1 को करेंगे 8 से, तो +8। तो इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 30 में 24 घटाएंगे यानी 6, और -10 में 8 घटाएंगे तो -2। ठीक है, तो देखिए एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू हमारा क्या आया, 6 और -2 आया। तो जाहिर है कि ये हमारा जीरो मैट्रिक्स नहीं आया। जीरो मैट्रिक्स नहीं आया, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू हमारा 0 के बराबर नहीं है। इज नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0। ये 0 के बराबर नहीं है। तो जब हमारा एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आए तो क्या कहेंगे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, एंड इट हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहीं पे हम लोग लिख देते हैं, इसलिए दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज क्या है, इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन, नो एनी सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ये नहीं देता है हमको। तो इस तरह से ये क्लियर हुआ बच्चों कि जब हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर ये स्टेप भी से हमको चेक करना है आगे। तो हमारा क्लियर होगा कि सिस्टम का इक्वेशन जो है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो क्लियर हो गया कि ये हमारा इसका सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो ओके बच्चों, अब आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, और आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मेरे ख्याल से आपको ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।